अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू ऑल आर फाइन. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द बायोलॉजी एंड सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड. ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने लेक्चर नंबर 15 को आज हम लोगों ने डिस्कस करना है. लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में पढ़ना था. ठीक है, तो उसकी हम लोगों ने थोड़ा सा डेफिनेशन देख ली थी कि एक्चुअली बायोलॉजिकल कंट्रोल वो किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है. और हमने उसमें देखा था कि जो इंसेक्टिसाइड्स और जो फंजीसाइड्स होते हैं ना, जो प्लांट्स की पेस्ट वगैरह, जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उसको किल करने के लिए यूज़ होते हैं. उनकी वजह से जो पोल्यूशन वगैरह कॉज होती है या जो ह्यूमंस को प्लांट्स को इफ़ेक्ट कॉज होते हैं वो किस तरह से कम किए जाते हैं, वो हमने देखा था कि वो बायोलॉजिकल कंट्रोल के मेथड के ज़रिए से किए जाते हैं. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुडेज़ लेक्चर, वी आर गोइंग टू स्टडी ओके व्हाट इज़ बायोलॉजिकल कंट्रोल. In biological control, pests are destroyed by using some living organisms that compete with or even eat them up. अब क्या होता है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल के ज़रिए से, बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब ही यही है कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके उन पेस्ट का, या अब वो क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वहाँ पे डाल देते हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या तो उन पेस्ट के साथ कम्पीट करते हैं. ठीक है, क्योंकि सोर्सेज एक होते हैं उनकी खुराक वगैरह. जब वो कम्पीट करेंगे तो डेफिनेटली सोर्सेज या तो पेस्ट के लिए कम हो जाएंगे या फिर उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कम हो जाएंगे. ठीक है, या फिर क्या करते हैं कि उनको वो ईट कर लेते हैं. ठीक है, उनका शिकार कर लेते हैं, उनको ईट कर लेते हैं ताकि वो सिरे से ख़त्म हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, एन एफिड दैट अटैक्स वॉलनट ट्री इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बायोलॉजिकली बाय अ वास्प दैट पैरासाइटाइसिस दिस एफिड. अब क्या होता है बेटा कि एक एफिड एक इंसेक्ट है, ठीक है, जो कि वॉलनट का जो ट्री होता है ना उसके ऊपर अटैक करता है और उसको वो उसकी जो वुड होती है उसको खाना शुरू कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है. अब क्या होता है कि एक वास्प एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो उस एफिड पे अटैक करता है ताकि एफिड जो है वो डायरेक्ट प्लांट को, वॉलनट ट्री को वो डिस्ट्रॉय ना करे. ठीक है, तो पैरासाइटाइज कर देता है. मतलब ये कि वास्प जो है वो एफिड की बॉडी के अंदर चला जाता है, वहीं पे रहता है, वहीं से खुराक लेता है. जब वो ये सारी चीज़ें करेगा तो डेफिनेटली एफिड के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो किसी और ट्री को नुकसान पहुंचाए. ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल का एक एग्जांपल थी. एक सम बैक्टीरिया आल्सो यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड्स. कुछ बैक्टीरिया एज ए बायोपेस्टिसाइड्स भी यूज़ होते हैं. पेस्टिसाइड्स बेटा वही जो पेस्ट को किल करते हैं. अब एक और हमने आज डेफिनेशन पढ़नी है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट की. ठीक है, ये क्या होती है? इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलर डिजास्टर्स डिजीज़ और ऑल द कॉमन डिजीज़ ऑफ प्लांट कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग ऑल रेलिवेंट एप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ डिजीज़ कंट्रोल. अब क्या होता है कि जब हमने किसी किसी फैटल डिजीज़ का मुकाबला करना होता है या बहुत डिजास्टर्स डिजीज़ का हम लोगों ने कंपटीशन करना होता है, या फिर प्लांट्स की जितनी भी कॉमन डिजीज़ है, जब हम उनको कम करने के लिए कोशिशें करते हैं तो हम लोग डिफरेंट प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं. वो सारे मेथड्स और जितनी भी हमारी ओवरऑल कोशिश होती है, ठीक है, वो एक तरह से हम डिज़ीज़ को कम करने के लिए मैनेजमेंट जितनी भी पूरी करते हैं, तो इस अप्रोच को, डिज़ीज़ को कंट्रोल करने की इस अप्रोच को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट. एक और टेक्निक हम लोगों ने इसी में पढ़नी थी बायोलॉजी एंड सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड के अंदर, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक. ठीक है, आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है टेक्निक. इसके अंदर होता क्या है? अब जब हमने ये पता लगाना हो कि प्लांट के लिए ये न्यूट्रिएंट अच्छा है या ये नहीं, या कौन सा ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, आपको पता नहीं जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से अपनी न्यूट्रिएंट इनटेक करते हैं. ठीक है, तो सॉइल जो होता है ना वो इतना इस तरह का मीडियम नहीं है जिससे हमें पता चल सके कि प्लांट्स को किस तरह के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो चाहिए होते हैं. ठीक है, ज़्यादा एसेंशियल कौन सा है, ये प्लांट के लिए कोई एसेंशियल है या नहीं है, उसके लिए हम टेक्निक यूज़ करते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक. हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर. अब इसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स बाय डेफिनेशन इज़ अ मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन अ वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट रिच सोल्यूशन. Hydroponics does not use soil. Instead, the root system is supported using an inert medium such as perlite, rock wool, clay pellets and peat moss or the vermiculite. ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि प्लांट्स को ऐसे सोल्यूशन के अंदर ग्रो करवाया जाता है जो कि जिसके अंदर वाटर होता है, सॉइल उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती. ठीक है, वाटर होता है और उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी डाल दिए जाते हैं.
ठीक है, जो जो उसके लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अब अगर तो वो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स के अंदर प्लांट्स बहुत अच्छा ग्रो कर गया तो इट्स मीन कि वो न्यूट्रिएंट्स उसके लिए फ़ायदेमंद है। अगर तो वो नहीं ग्रो किया इट्स मीन कि न्यूट्रिएंट्स की उनको ज़रूरत नहीं होती उन न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक्स के अंदर क्या होता है कि सॉइल यूज़ नहीं होती, लेकिन जो सारे रूट सिस्टम को सपोर्ट वो सोल्यूशन ही करता है। अब उसके अंदर डिफरेंट तरह के मीडियम आ जाते हैं, उसमें परलाइट, रॉकवूल, इसके आपने सिर्फ बेटा नाम याद रखने हैं कि ये वो मीडियम होते हैं जिसके अंदर जो है वो रूट्स को हम लोग ग्रो करवाते हैं। उसके बाद एक लास्ट ये पार्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है और ना ठीक है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पास्चराइजेशन, और इसका यूज़ भी आजकल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पास्चराइजेशन जो होता है, अब इसके प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपनी फूड को स्पॉइल होने से बचाते हैं, स्पेशली जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं फूड को स्पॉइल होने से बचाते हैं, फॉर एग्जांपल मिल्क वगैरह को। इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, हम अपने प्रोडक्ट्स को हीट कर देते हैं और उससे क्या होता है जो उसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स होते हैं जो कि फ़ूड को ख़राब कर रहे होते हैं वो किल हो जाते हैं। इससे हमारी जो फूड होती है वो स्पॉइल नहीं होती। पास्चराइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड देन रैपिडली कूलिंग लिक्विड्स और फूड्स इन ऑर्डर टू किल माइक्रोब्स। वही ना कि पास्चराइजेशन से क्या होता है, हीटिंग होती है, फिर जल्दी से उस मीडियम को कूल किया जाता है और फिर माइक्रोब्स उससे किल हो जाते हैं। आपको भी पता है कि हाई टेम्परेचर्स के अंदर अगर हम कोई चीज़ रखें तो उससे जरासीम मर जाते हैं, तो माइक्रोब्स भी इसी तरह से पास्चराइजेशन के प्रोसेस से किल हो जाते हैं एंड दे एक्सपीड देयर spoilage or cause diseases। ठीक है, द फ्रेंच साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन वाज लुइस पास्चर। फर्स्ट टाइम जो पास्चराइजेशन का प्रोसेस था वो लुइस पास्चर ने इन्वेंट किया था। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।